नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 9th का चैप्टर 1 है जो पॉलिटिकल साइंस का है यानी सिविक्स का। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी पिछले 100 सालों में किस तरह से अपने आप को बढ़ाता गया, वो डेमोक्रेसी किस तरह से फैलता गया अलग अलग देशों में, क्योंकि उससे पहले डेमोक्रेसी नहीं थी या डेमोक्रेसी कहीं थी तो उस ढंग से नहीं थी। तो हम लोग देखेंगे, एक पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट है तो क्या हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से फैला, क्या तब जो डेमोक्रेसी थी और आज जो डेमोक्रेसी है उनमें कुछ फर्क है या फिर डेमोक्रेसी में और आगे बदलाव होने वाले हैं। ये अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ ये बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी फैला उसमें क्या क्या परेशानियां आई, और जो कुछ भी वैसे राज्य हैं, वैसे देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी पहले आ गई थी, वहां पे क्या लोगों को उस तरह के अधिकार मिल पाए थे जैसा आज हमारे यहाँ अगर डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो वो मिल पाते हैं या फिर उनसे भी अच्छे अधिकार थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो कहानियों से। ट्रू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यह हमारे सबसे शुरुआत में ही कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी का जो पार्ट है उसके शुरुआत में ये दो कहानियां दी गई है। ये पहला कहानी है मिलिट्री ऑफ 1973 और दूसरा है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। देखो 1973 में साउथ अमेरिका में एक देश है चाइल, जहां पे मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप आप समझते हैं, सेना का तख्ता पलट कर सकते हैं हम उसको, जो अभी म्यांमार में हुआ। ऐसा ही कुछ पिछले समय करीब 1973 में चाइल में हुआ था, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये कहानी हम लोग सबसे पहले जानेंगे, फिर इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डेमोक्रेसी इन पोलैंड को जानेंगे। तो देखते हैं क्या था ये मिलिट्री कूप ऑफ 1973। तो स्टार्ट करते हैं मिलिट्री कूप ऑफ 1973। जब मैं ये अपना ब्रश ऑन करता हूं और हाइलाइटर पे, चलो। चाइल एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, जिसके प्रेसिडेंट उस समय 1973 में सल्वाडोर एलेंदे थे। सल्वाडोर एलेंदे, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको? सल्वाडोर एलेंदे। जो इनका जो गवर्नमेंट था सल्वाडोर एलेंदे का, वो 1973 में मिलिट्री के द्वारा, वहां के जो सेना थे उनके द्वारा खत्म कर दिया गया और तब से वहां पे सेना का शासन शुरू हो जाता है। चलिए, होता क्या है कि सल्वाडोर एलेंदे जनता के द्वारा चुने गए एक प्रेसिडेंट थे जो 1970 में बने थे। याद रखना, कब बने थे? 1970 में। उसके बाद क्या होता है कि इनको मालूम चलता है करीब 1973 में कि नौसेना के द्वारा, जो नेवी होते हैं, उनके द्वारा कोई पोर्ट जो है, कोई बंदरगाह जो है वो कब्जे में कर लिया गया है। उसके बाद फिर जो इनके रक्षा मंत्री होते हैं वो कार्यालय जाते रहते हैं। उस कार्यालय जाने के दौरान ही क्या होता है कि कुछ मिलिट्री के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ सेनाओं के लोगों के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाता है सल्वाडोर एलेंदे के लिए कि आप इस्तीफा दे दें और इस देश को छोड़कर चले जाएं। एलेंदे ने ना ही इस्तीफा देना स्वीकार किया और न ही वो देश छोड़कर जाने का स्वीकार। उन्होंने क्या किया कि उसी दौरान, इससे पहले कि मिलिट्री को या मिलिट्री के कुछ लोग वहां पे आए, एलेंदे को अरेस्ट करे, उन्होंने फटाफट रेडियो पे प्रसारित कर दिया गया। रेडियो पे अपने कुछ बातें बोल दी, जो कुछ भी उनको कहना था वो भी हम लोग जानेंगे आगे स्टोरी में कि वो क्या लास्ट स्पीच था एलेंदे का, वो क्या चाहते थे। इससे पहले देखो, एलेंदे जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर लीडर थे। हुआ ये कि कुछ पॉलिटिकल डिसीजन एलेंदे ने लिया। वो डिसीजन था रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम,
उस समय का जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको रिफॉर्म करने का, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। बहुत अच्छे अच्छे काम थे ये पॉलिसी इनका बहुत अच्छा था कि जो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको थोड़ा और अच्छा करना चाहते थे। साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस, वैसे लोग जिनके पास अपना जमीन नहीं है उनके पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जमीन डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इतने अच्छे पॉलिसी है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। हिज पॉलिसी वाज अपोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, वैसे लोग जो भूमि के मालिक थे जिसको भूस्वामी कहते हैं लैंडलॉर्ड्स, वो नाखुश हो गए। कुछ वैसे लोग जो रिच थे वो भी नाखुश हो गए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो भी नाखुश हो गए। इसके साथ साथ एक और था जो अमेरिका था, वो भी इस डिसीजन से या इनके कार्यों से नाखुश था। अब भाई अमेरिका क्यों इनके कार्यों से नाखुश होगा? वो अंदर में चाइल्ड में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है? तो अमेरिका इस डिसीजंस के वजह से नाखुश नहीं था, बल्कि एक और डिसीजन लिए गए थे। वो डिसीजन ये था कि चूंकि तांबे का या कोई अच्छे अच्छे धातुओं का वहां से एक्सपोर्ट कर लिया जाता था दूसरे देशों, जब जो व्यापारी लोग होते थे वो उसको एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब एक्सपोर्ट करने से चाइल्ड में जो ये एंदे थे इनको लगा कि हमारे यहाँ के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उनका दोहन हो रहा है, वो दूसरे देश ले जाकर उसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो इस वजह से उनको बुरा लगा, जिनके बारे में भी बताया। अमेरिका भी क्या किया? इसका अपोज किया, एंदे का अपोज किया। और फिर वो उन्होंने अमेरिका वालों ने क्या किया, वो मिलिट्री को बढ़ावा दिया, मिलिट्री के कुछ लोगों को बढ़ावा दिया, फाइनेंशियली हेल्प किया और वहां पे ये मिलिट्री सत्ता स्थापित करने में मदद की। ऐसा हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि अमेरिका मिलिट्री सत्ता स्थापित करने में मदद की चाइल्ड में। आगे देखते हैं क्या होता है कि 1973 11 सितंबर 1973 में डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड एंड मिलिट्री आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन। प्रेसिडेंट एंड दे रिफ्यूज्ड एंड अरेस्ट द पीपल ऑन द रेडियो। ये सारी बात पे मैंने आपको पहले बता रखी है कि प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर देते हैं रिजाइन करने से और देश को छोड़कर भागने से भी रिफ्यूज कर देते हैं। तो इसी बीच क्या होती है कि मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट हाउस पे अटैक कर देती है। मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट हाउस पे क्या करती है? अटैक कर देती है और इस अटैक में एंदे जो है वो मर जाते हैं। ऐसा बहुत मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि एंदे जो है वो मर जाते हैं। ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं कहती कि मिलिट्री अटैक में गोली लगने से या बम फटने से मरती है। कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ लोग बताते हैं कि एंदे खुदकुशी कर लिए या कुछ पता नहीं क्या हुआ। वो मिलिट्री अटैक था, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी नहीं दी गई होगी कि कैसे मरे वो। कूप जो था, मिलिट्री कूप जो था वो लीड किया जा रहा था ऑगस्टो पिनोसेट से। कूप को लीड करने वाले थे ऑगस्टो पिनोसेट। और जब वहां पे प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो उसके बाद मिलिट्री सत्ता स्थापित होती है और उसके प्रेसिडेंट यानी उसका ऑल इन ऑल कौन बन जाता है? वही ऑगस्टो पिनोसेट जो इस कूप को लीड कर रहा था। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, आप लोग इसको देखते जाना और समय समय पे आपको जब लगे कि ये पढ़ाई हो गया है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये ऑगस्टो पिनोसेट उस समय से लेकर 17 सालों तक वहां का प्रेसिडेंट बना रहा। अब देखो, एक मिलिट्री सत्ता है, सब कुछ मिलिट्री संभाल रही है, 17 सालों तक लगातार एक कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनकर रहा है, तो सोचो वहां की हालत क्या रही होगी। न ही अब जनता के हाथ में कोई अधिकार है, न ही वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकती है। जो है वो सबके सब वो जो प्रेसिडेंट है ऑगस्टो पिनोसेट, जो मिलिट्री कूप का लीडर था, वो सब कुछ करने वाला है। तो वहां की हालत क्या हुई होगी देखते हैं। देखो, डू व्हाट दे वांट, वो जो चाहते थे करते थे। नो वन कुड क्वेश्चन देम, कोई सवाल नहीं उठा सकता था। अगर कोई सवाल उठाता तो उसको या तो मार दिया जाता या फिर जेल में उठाकर बंद कर दिया जाता। ऐसा बोला जाता है कि करीब 3000 लोग मारे गए थे। 3000 people were killed
by the military and many more were reported to missing। और इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो रिपोर्ट किए गए थे कि वो मिसिंग है, मतलब है ही नहीं, मिसिंग है या कुछ और कर दिया गया उनके साथ, वो पता है। तो ये हालात हो गई थी जब मिलिट्री सत्ता स्थापित हो जाती है। सोचो आज म्यांमार का क्या स्थिति होगा जहां पे अभी मिलिट्री सत्ता है। सेना का जो शासन है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम देख रहे हैं कि कभी एक समय में चाइल्ड में डेमोक्रेसी था, जब 1970 में वहां का प्रेसिडेंट बनते हैं एंदे। 1973 11 सितंबर तक सब कुछ सही चलता है, या उससे पहले तक सही चलता है। एंदे ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छे पॉलिसीज लाए, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उनका ये अच्छा काम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और यहाँ तक कि अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगा। एंदे ये चाहते थे कि हमारे देश का संसाधन जो है, रिसोर्स जो मेटल्स है, जो कुछ भी है, वो हमारे यहाँ ही रहे, यहाँ से दूर ना जाए, कोई लेकर इसको बाहर ना जाए, ये सब कुछ हमारे इस्तेमाल में हो। ये दूसरे देशों को अच्छा नहीं लगा और मिलिट्री को बढ़ावा दिए वे लोग, फाइनेंशियली और अलग अलग ढंग से हेल्प किए। मिलिट्री सत्ता स्थापित करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। एंदे के बारे में एक बात जानो कि सोचो कितने अच्छे लीडर थे वो, कि अपने आप को मर जाना उचित समझा, लेकिन वो देश को छोड़कर नहीं भागे और ना ही वो रिजाइन किए। उनका ये जो सेक्रीफाइस है वो आगे चलकर बहुत बड़ा ये रोल पैदा किया। जब 17 सालों के बाद ये जो अगस्तो पिनोसेट है, ये अगस्तो पिनोसेट, वो वहां पे रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम आप समझते हैं, जनमत संग्रह, मतलब अब जनता जो है ना वो चुनेगी। अगस्तो पिनोसेट को लगा कि हम ना रेफरेंडम करवाएंगे तो सारे वोट्स लोग हमारे पक्ष में देंगे, ऐसा पिनोसेट को लगा। तो देखो यहां से शुरू होता है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पहले 1970 के आसपास में डेमोक्रेसी था, 73 में मिलिट्री शासन स्थापित होता है, फिर 17 सालों तक पिनोसेट उस शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंट बन के रहता है, और उसके बाद वो रेफरेंडम करवाता है, मतलब जनमत संग्रह करवाता है। वो कब करवाता है? 1988 में। फिर उन्हें लगता है, यानी पिनोसेट को लगता है कि जो भी वोट होंगे वो उनके फेवर में, जो भी वोट होंगे वो उनके फेवर में होंगे। बट देयर वोट वाज नो टू पिनोसेट। लेकिन जो चाइल्ड के लोग थे, उनका जो वोट था वो पिनोसेट के लिए नहीं था। सोचो वहां के लोग जो कभी डेमोक्रेसी में जिया करते थे, जब उनके पास अधिकार थे, कुछ अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, उनको सब कुछ उनके अनुसार किया धराया मिलता था। वो जनता 17 सालों तक मिलिट्री शासन को झेला है, इस पिनोसेट जैसे लोगों की तानाशाही को झेला है। अब जब उनको मौका मिला है कि हमें वोट करना है, तो कभी वोट करेंगे वो पिनोसेट के लिए? नहीं करेंगे। हम आप अगर हमारे साथ कोई नेता ऐसा करता है तो हम आने वाले समय में ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? उनको कभी वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जो हमारे ऊपर तानाशाही करते हो। तो वहां की जनता भी यही इसी बात को चुनी और वो उनको वोट करने से मना कर दिया, मतलब वो वोट उनके पक्ष में मिला ही। एंड देन लॉसिंग बोथ हिज पॉलिटिकल एंड हिज मिलिट्री पावर। पिनोसेट पॉलिटिकल पावर को ही नहीं बल्कि अपने मिलिट्री पावर को भी खो दिया रेफरेंडम करवाने के बाद, बहुत भारी पड़ा। और यहां पे जो चाइल्ड के पहले प्रेसिडेंट उस समय जो एंदे थे, उन्होंने जो मरने से पहले जो रेडियो पे प्रसारित किया था, अपना भाषण जो बताया, उस भाषण पूरा का पूरा काम आता है। उनका ये कहना था, देखो मैं दिखाता हूं उनका जो भाषण है, कि वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चाइल्ड एंड इट्स फ्यूचर। हमारे देश के लोग, ऐसे कुछ वो उन्होंने संबोधित किया। और फिर उन्होंने बताया कि अदर मैन विल कम ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रेजर सीक्स टू प्रिवेल, कीप इन माइंड दैट मच सूनर देन लेटर। उन्होंने ये उसी समय अनुमान लगाया था कि अभी बुरे वक्त आ रहे हैं, लेकिन आप संभल जाना, आप भूलना नहीं कि हमारे लिए कभी डेमोक्रेसी था, और इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए जब भी मौका मिले अपना प्रयास करते रहे। will again be opened, though which will pass free men to construct a better society. Long live child, long live the people, long live the workers. इन्होंने उस समय बोला था जब
मिलिट्री अटैक होने ही वाला था इन प्रेसिडेंट हाउस पे, ये उस समय बोला था। तो चलिए हम फिर से आते हैं उस पेज पे। फिर से वो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो रीस्टोर्ड हो जाता है। रेफरेंडम होने के बाद क्या होते हैं, पिनोसेट हार जाते हैं और उसके बाद फिर से वहां पे डेमोक्रेसी रीस्टोर हो जाता है। आर्मी रोल उस कंट्री में उसी समय से एलिमिनेट हो चुका होता है और वहां का प्रेसिडेंट बन जाती है एक महिला जिनका नाम है मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट ये वो महिला है जो कभी कैदियों की भांति बंद कर दी गई थी जब अगस्तो पिनोसेट का शासन हुआ करता था। जब मिलिट्री कूप हुए थे तो हुआ ये था कि कुछ सेना के लोग जो थे, चाहे वो आर्मी वाले हो या एयरफोर्स वाले हो या नेवी वाले लोग, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो उसका विरोध कर रहे थे, मिलिट्री कूप का विरोध कर रहे थे। मतलब वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी अभी है वो डेमोक्रेसी आगे भी रहे। तो वैसे लोग जो विरोध कर रहे थे, यानी जो पिनोसेट्स का विरोध कर रहे थे, उनको क्या किया गया, कैदी बना दिया गया। उनको उनके परिवार के साथ कैदी बना दिया गया। तो एक एयरफोर्स के एयर मार्शल थे जिनकी बेटी थी मिशेल बैचलेट, ये भी उस समय उस जेल में बंद थी। जब जेल में बंद थी तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत कुछ झेलना पड़ा इनको। और उसके बाद जब इनको मौका मिला रेफरेंडम में हिस्सेदारी लेने का, तो फिर ये भारी बहुमत से पिनोसेट्स को हराकर खुद प्रेसिडेंट बनती है और उसी समय से डेमोक्रेसी फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये मिशेल बैचलेट वही महिला है जो, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे मिशेल बैचलेट का, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये वही महिला है जो कभी जेल में बंद की गई थी अपने माता पिता के साथ, जब मिलिट्री कूप हुआ था, यानी 1973 में बंद की गई थी। जब ये जीती मिशेल बैचलेट, तो फिर इन्होंने अपना वो विक्ट्री स्पीच में कुछ बोला, उसका एक अंश है, एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे आपको येलो कलर में दिख रहा है। बिकॉज आई वॉज अ विक्टिम ऑफ हेटर, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it into understanding, tolerance and why not say it in love। देखो, चूंकि ये नफरत का शिकार हुई थी, नफरत के वजह से इनको जेल में बंद किया गया, तो इन्होंने उसी के बारे में बताया कि चूंकि मैं एक नफरत की शिकार हुई थी, नफरत सहना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, इसलिए मैं अब अपनी पूरी की पूरी जो जीवन हूं वो पूरा का पूरा जीवन इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए समर्पित करती हूँ। और क्यों ना यहाँ पे अमन कायम की जाए, यहाँ पे लोगों के बीच में प्यार बांटा जाए। तो ये था चाइल्ड का एक कहानी, स्टोरी ऑफ चाइल्ड, जो मिलिट्री कूप ऑफ 1973 के नाम से जाना जाता है। हुआ ये, फिर से एक बार प्रोसेस फिर से समरी कर लेते हैं कि 1970 में प्रेसिडेंट बनते हैं एंदे। फिर क्या होता है कि एंदे के कुछ कामों से नाखुश होकर वहां की मिलिट्री 1973 11 सितंबर को सुबह सुबह ये रेडियो पे प्रसारण करती है कि प्रेसिडेंट साहब आप कुर्सी छोड़ दे, रिजाइन कर दे। प्रेसिडेंट साहब मना कर देते हैं, और प्रेसिडेंट साहब जब मना कर देते हैं तो मिलिट्री जो है वो अटैक कर देती है प्रेसिडेंट हाउस पे, और उस बीच में एंदे मारे जाते हैं। और तब से वहां पे मिलिट्री शासन स्थापित हो जाता है 1973 में, और ये 17 सालों तक चलता है। जब मिलिट्री शासन स्थापित होता है तो वहां का प्रेसिडेंट बनते हैं पिनोसेट। ये पिनोसेट वो है जो उस मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे। सर अब चूंकि जो लीडर है वो प्रेसिडेंट बनेगा, वो ओवरऑल होगा, सब कुछ होगा। जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो सोचो 17 सालों तक अपना पूरा का पूरा वो तानाशाही कायम रखा। जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते थे सबको मारते गए। तो बहुत ही बुरी हालत थी 17 सालों तक। फिर 1988 में इनके अंदर एक पागलपन का दौर आया या कुछ भी आया, जिसे इन्होंने क्या किया कि रेफरेंडम करवाने की कोशिश, जनमत संग्रह जिसको कहते हैं। अब उस रेफरेंडम में क्या हुआ कि ये बुरी तरह से लताड़ दिए गए, बुरी तरह से हार गए, और वहां का प्रेसिडेंट बन गई मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट वो महिला जो कभी पिनोसेट्स के द्वारा जेल में कैदी बनाई गई थी अपने माता पिता के साथ। तो ये कहानी थी मिलिट्री कूप ऑफ 1973। अब दूसरा जो स्टोरी है, जो दूसरा जो टेल है वो है पोलैंड का।
तो वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, देखते रहें, समझते रहें। जैसा हो आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई चीज़ें इस टॉपिक से छूट गई हो तो आप जरूर मुझे बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।